आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद राम में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को केवल राजनीति विज्ञान ही नहीं बल्कि इतिहास, अर्थशास्त्र और बहुत सारे विषयों के अंतर्गत जो है पढ़ाया जाता है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इस विषय में हम कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय को जानेंगे, उसके साथ साथ उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको देखेंगे। उसके बाद जो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इसको समझेंगे। और उनका दूसरा ही सिद्धांत है इतिहास की आर्थिक व्याख्या यानी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इसको भी समझेंगे। और उसके बाद जो है इनका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आज भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष। तो कार्ल मार्क्स की इस वीडियो के अंतर्गत हम कार्ल मार्क्स का एक संपूर्ण अध्ययन करेंगे और आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ नहीं छोड़कर आएंगे। तो आइए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स। सबसे पहले कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स, जिनको हम वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता के रूप में जानते हैं, वह एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। और इनका जो वास्तविक नाम था वह था कार्ल हेनरिक मार्क्स और इनका जन्म 5 मई 1818 को त्रिवेस यानी प्रसा और वर्तमान में हम जिसको जर्मनी कह सकते हैं कि एक यहूदी परिवार में हुआ था। 1824 में इनके परिवार ने जो है ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था और 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए बान विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया था। और कार्ल मार्क्स जो थे एक संपन्न परिवार थे। कार्ल मार्क्स जो थे एक संपन्न परिवार से थे। इनके पिता वकील थे और वह इनको भी वकील बनाना चाहते थे, इसलिए इनको कानूनी शिक्षा दिलवाना चाहते थे। पर कार्ल मार्क्स का जो मन था वह वकील बनना नहीं था और उसके साथ साथ उनका जो अध्ययन अन्य सारे विषयों पर भी रहता था कानून के साथ साथ। फिर उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास और दर्शन का भी अध्ययन किया। इसी काल में वह जो है हीगल के दर्शन से बहुत प्रभावित होते हैं, जिनसे उनका जीवन जो है बहुत प्रभावित हुआ। और 1839 से 41 में उन्होंने डेमोक्राइट्स और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद, इस विषय पर अपना जो है शोध प्रबंध लिखा और डॉक्टरेट यानी PhD की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। और कार्ल मार्क्स जो है वो चाहते थे कि अपना जो जीवन है वह वैज्ञानिक कार्य में लगाएं और बान विश्वविद्यालय जो है उसमें वो प्रोफेसर यानी प्राध्यापक बनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जब यह देखा कि वहाँ की जो प्रशा की सरकार थी उसकी जो प्रतिगामी नीतियाँ थी, उनके कारण जो वहाँ पर प्रगतिशील प्राध्यापक थे विश्वविद्यालयों में वह उनको निकाल ली थी। तो मार्क्स को लगा कि भाई प्रशा की सरकार के इस रवैये के कारण जो विश्वविद्यालय में अग्रणी वैज्ञानिक चिंतन है उसके लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए फिर कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन का जो लक्ष्य है वैज्ञानिक कार्य और प्राध्यापक बनना उन्होंने सोचा था उसको छोड़ दिया और फिर वह जो है समाचार पत्र को अपना एक माध्यम बना लेते हैं, जिसके माध्यम से वो दुनिया भर के जो मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग होता है उनके साथ खड़े होते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जर्मनी में भी जो प्रतिगामी शक्तियाँ थी उनके विरुद्ध संघर्ष जो है उन्होंने अखबार के माध्यम से ही किया। शुरुआत में कार्ल मार्क्स 1842 में राइन समाचार पत्र था उसमें नियमित रूप से लिखते हैं और बाद में उनकी जो लिखा हुआ है उसका पाठकों पर खासा अच्छा असर होता है, तो बाद में उनको जो है उस अखबार का संपादक भी बना दिया जाता है। पर वह कुछ ऐसी सामग्री उस पेपर में लिख देते हैं, उस समाचार पत्र में लिख देते हैं जो प्रशा की जो सरकार थी उसको अच्छा नहीं लगा, उसकी नींद हराम कर दी। तो फिर वह जो है उस अखबार पर जो है अपना सेंसर कड़ा वहाँ की सरकार कर देती है और बाद में जो है एक आदेश जारी करके उसको जो है बंद करने का भी आदेश दे देती है। फिर जो वहाँ के अखबार मालिक होते हैं वो कार्ल मार्क्स को कहते हैं कि भाई थोड़ा अपनी नीतियों में परिवर्तन करो, पर उसके बाद जो है कार्ल मार्क्स वो अखबार ही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद 1843 में उनकी प्रेमिका जो जेनी, जिसका नाम था, वह भी बहुत इंटेलेक्चुअल थी और बहुत संपन्न परिवार से थी, उससे उनका विवाह हो जाता है। और उसके बाद उनको पेरिस से अर्नाल्ड रूगे का एक प्रस्ताव मिलता है। वहाँ से जर्मन फ्रांस वार्षिकी निकलती थी, उसका संपादन कार्य करने का उनको प्रस्ताव मिलता है, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर कार्ल मार्क्स जो है जेनी के साथ साथ पेरिस में भी चले जाते हैं।
और फिर वहाँ जो है काफ़ी मजदूर हलचलें हो रही थी, वहाँ बहुत सारे गुप्त संगठन काम कर रहे थे। इन संगठनों से जो है कार्ल मार्क्स घुल मिल जाते हैं, उनसे उनका परिचय होता है। उसके बाद जो है कार्ल मार्क्स जो है उनकी जो पत्रिका है जिसमें वो लेख लिखते थे, जर्मन फ्रांस वार्षिकी पत्रिका, उस अंक पर भी जो है उसको जब्त कर देती है, संपादक को गिरफ्तार करने का आदेश दे देती है। तो इस प्रकार वहाँ भी उनका जो जीवन उसमें ठीक नहीं बीता। उसके बाद कार्ल मार्क्स का परिचय जो जर्मन फ्रांस वार्षिकी थी उसमें ही एक लेख लिखते थे, जो जर्मन के रहने वाले थे किंतु मैनचेस्टर में व्यापार करते थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स 1844 में। तो फ्रेडरिक एंजल्स ही वो व्यक्ति थे जो मार्क्स के अभिन्न मित्र रहे और जीवन के अंतिम क्षणों तक उनके मित्र रहे, और उनकी बहुत मदद जो एंजल्स ने की, और मार्क्स के साथ मिलकर इन्होंने पुस्तकें भी लिखी। तो उनसे उनका परिचय हो जाता है, और उसके बाद वो दोनों मिलकर जो है आगे की जीवन यात्रा शुरू करते हैं। उसके बाद इन्हीं दिनों पेरिस में जर्मन भाषा में एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था आगे बढ़ो। तो मार्क्स अपना ध्यान इस समाचार पत्र की ओर देने लगे, जिससे जो उस समाचार पत्र का एक तेवर था वो और ज़्यादा प्रगतिशील हो गया। तो प्रसा की जो सरकार थी उसको तो यह बड़ा दुखदायी लगा, बड़ा कष्टकारी लगा, और वो जो अपने दुश्मन कार्ल मार्क्स थे उससे फिर बदला लेने के लिए उन्होंने फ्रांस की सरकार पर दबाव डाला, और मार्क्स को फिर बाद में 1815 में पेरिस से भी वहाँ की सरकार जो है निकाल देती है। फिर मार्क्स विवश होकर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में शरण लेते हैं, और उनके पास गुजारे का भी कोई साधन नहीं होता, और एंजल्स जो उनके मित्र थे, मैंने भी बताया, वही उनकी जो है मदद करते हैं ऐसे समय में। फिर 1847 में ब्रुसेल्स में स्थापित कम्युनिस्ट लीग और क्षेत्रीय समिति जो थी उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी मार्क्स को सौंप दी जाती है, और फिर कम्युनिस्ट लीग का जो घोषणा पत्र है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी भी मार्क्स और एंजल्स दोनों को दी गई, और मार्क्स और एंजल ने मिलकर घोषणा पत्र की रचना की 1848 में, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। और यह जो घोषणा पत्र है इसका साम्यवादी दुनिया में एक अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान है। इसका जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत इन शब्दों से होती है कि आज यूरोप को एक हुआ आतंकित कर रहा है, कम्युनिज्म का हुआ। और घोषणा पत्र के अंत में कहा गया है कि कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो, मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवाय और कुछ नहीं है, जीतने के लिए उनके पास सारी दुनिया है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो यह इस घोषणा पत्र की अंतिम लाइन थी। और इसके बाद जो है मार्क्स के जो क्रांतिकारी विचार थे उनकी प्रतिक्रिया बेल्जियम सरकार को भी बुरी लगती है, और बाद में उनको जेल में डाल देती है। और उसके बाद जब उनका विरोध होता है उनकी गिरफ्तारी का, तो फिर वह उनको जो है छोड़ भी देती है, और मार्क्स को फिर प्रसा और पेरिस से निर्वासित कर दिया जाता है। और बाद में वो लंदन जाने का निर्णय लेते हैं, और लंदन जाने के बाद फिर वो लास्ट में मार्क्स का स्थायी निवास और कर्मभूमि जो है वह लंदन ही बन गया। और बाद में वो क्रांतिकारी विचारों वाले न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में जो है लेख लिखने लगे, और यह काम उन्हें जो है एंजल्स ने दिलवाया था। और मार्क्स पूरा दिन भर ब्रिटिश म्यूजियम का जो पुस्तकालय जब खुलता था उसमें प्रवेश कर जाते थे, और शाम तक उसके बंद होने तक ही जो है वो घर लौटते थे। पूरे दिन भर वह पुस्तक पढ़ते थे, और अपनी जो पुस्तक थी कैपिटल नामक ग्रंथ, उसके लिए वहाँ से जो है सामग्री जुटाया करते थे। पर लंदन में मार्क्स की आर्थिक तंगी से बहुत गुजरना पड़ा, बहुत भयंकर कष्टकारी कठिनाई पूर्ण जीवन जो है जीवन के दिन उन्होंने गुजारे। उनके पास मकान का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। एक बार तो उनकी मकान मालकिन आ जाती है कानूनी नोटिस लेकर कुर्की का, और उनके घर का सारा सामान कुर्क कर ले जाती है, यहाँ तक कि जो उनके बच्चों के खिलौने थे उनको भी ले जाती है। तो मार्क्स ने बड़ा दरिद्रतापूर्ण जीवन जो है जीवन के अंतिम समय में गुजारा। वो चाहते तो अच्छा जीवन जी सकते थे, संपन्न परिवार से थे, पर अपनी मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने वाली और उनके साथ खड़े होने के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। और अंत में तो ये हो गया कि 1850 में उनका बेटा जो ग्विदो था वह भी मर गया, और उसके बाद उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। 1852 में उनकी साल भर की बेटी फ्रांसिस का उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी बेटी की मृत्यु होती है तो उनकी बेटी को कफन को पे लिटाने के लिए भी जेनी को जो है एक फ्रेंच पड़ोसिन थी उससे उधार मांगना पड़ता है। तो इसलिए कहा भी जाता है मार्क्स के बारे में कि मार्क्स ने बच्चों के लिए ना तो जीते जी कुछ कर पाए, और ना उनके लिए यानी जीते जी जीने का सामान ही जुटा पाए, और ना मरने के बाद ही उनके मरने का
या मौत का सामान जुटा पाए। और वो एक पिता के लिए या मार्क्स के लिए एक बहुत हृदय विदारक जो है असफलता थी। फिर इसके बाद मार्क्स को एक बहुत बड़ा आघात लगता है 1855 में। उनका 8 वर्षीय पुत्र था जो पूरे परिवार का चहेता था, लाडला था, एडगर, उनका भी देहांत हो जाता है। तो उन्होंने प्रयास बहुत किए पर चूंकि सफल नहीं हो पाए। और ये बताते हैं कि मार्क्स को अंतिम समय में भोजन के लिए भी बहुत दिक्कतें हुई। कई बार तो उनको अपने परिवार से डबल रोटी आलू से संतोष करना पड़ता था। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ते लड़ते जीवन के अंतिम समय में बड़े ही दुखदायी और कष्टकारी जीवन जो है उनको झेलना पड़ा। इसी प्रकार 1881 में कैंसर से उनकी जो पत्नी जेनी है उनका भी निधन हो जाता है। और निधन होने के बाद लंदन का एक कब्रिस्तान था जिसको हाईगेट कब्रिस्तान बोलते हैं, उसमें उसको दफनाया गया। और उस कब्रिस्तान में ये बताते हैं कि चर्च और सरकार से जो बहिष्कृत लोग थे उनको दफनाया जाता था। वहाँ जेनी को दफनाया गया और मार्क्स को जो है जेनी की मौत से बहुत बड़ा धक्का लगा। और बाद में बुढ़ापे और बीमारी और आर्थिक कमी के कारण जो है मार्क्स के जो शरीर था उसने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया और उनको फेफड़ों में फोड़ा हो जाता है। दवाओं का असर भी शरीर पर नहीं होता और 14 मार्च 1883 को जो है कार्ल मार्क्स का भी निधन हो जाता है। और उसी कब्रिस्तान में जहां उनकी पत्नी को दफनाया गया था कार्ल मार्क्स को भी दफना दिया जाता है। और उनकी मौत पर जो उनका मित्र था एंजिल्स, उसने लिखा कि मार्क्स की मौत को सर्वहारा वर्ग के संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान बताया। और इस त्रासदी के बारे में उसने लिखा कि मानव जाति एक रत्न से वंचित हो गई है और वह भी हमारे युग के एक महानतम रत्न से। तो इस प्रकार अपने जीवन भर मजदूरों के, वंचितों के, सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बड़े निर्धनता और बड़े कष्टकारी जीवन के साथ 1883 में उनके जीवन का जो है अंत हो जाता है और इस धरती से वह चला जाता है। तो यह था मार्क्स का जीवन परिचय। अब इसके बाद हम मार्क्स की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स की प्रमुख पुस्तकों में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, दर्शन की दरिद्रता, इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने यूरोपियन जो समाजवाद था उसका पूर्ण खंडन किया और इसमें उन्होंने सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन विषयक अपने विचार जो है उनका प्रतिपादन किया। और मजदूरों की मुक्ति के लिए वर्ग संघर्ष को उन्होंने इस पुस्तक में जरूरी बताया और यह भी समझाया कि किस तरह से उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन होने के साथ ही जीवन की पद्धति, सामाजिक संबंध, युग विशेष के जो आदर्श और धारणाएं हैं वह भी बदल जाती है। इसके बाद उनकी जो दूसरी प्रमुख पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक जो है दस्तावेज है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं के आधार पर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के रचयिताओं ने यह सिद्धांत साफ साफ निरूपित किया कि वर्ग आधारित विग्रहपूर्ण समाजों में विकास की प्रेरक शक्ति वर्ग संघर्ष ही होता है। यानी इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि जो वर्ग आधारित विग्रहपूर्ण एक दूसरे से द्वेष रखने वाला जो समाज होता है उसमें विकास की जो प्रेरक शक्ति होती है वह वर्ग संघर्ष ही होता है। और उन्होंने बताया कि अभी तक समस्त समाज का जो इतिहास है वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। और इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीवादी समाज पर उसके इतिहास की दृष्टि से अगर गौर किया जाए तो उसकी उत्पत्ति यानी पूंजीवादी समाज की उत्पत्ति, उसका विकास पर प्रकाश डाला तो इस समाज में अंतर्निहित जो विरोध थे उनको भी इसमें उगाड़ा गया है इस पुस्तक के अंदर। और उन्होंने बताया कि पूंजीवादी जो समाज है उस पूंजीवादी समाज का सबसे अधिक जो पीड़ित वर्ग, उत्पीड़ित वर्ग होता है वह सर्वहारा वर्ग, वह सर्वाधिक क्रांतिकारी वर्ग भी होता है। और बुर्जुआ वर्ग से अपने संघर्ष में वह विकास के विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। और जो उनका संघर्ष है ना अलग अलग स्वतः स्फूर्त संघर्ष न होकर वर्ग संघर्ष बन जाता है। और प्रत्येक वर्ग संघर्ष जो है उसको उन्होंने एक राजनीतिक संघर्ष बताया है। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का पहला अध्याय मार्क्स और एंगल्स इस निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं कि जो बुजुर्गा वर्ग के विरुद्ध कठोर ऐतिहासिक निर्णय के रूप में ध्वनित होता है
इस तरह आधुनिक उद्योग का विकास, वो ये बताते हैं कि जो आधुनिक उद्योग है इसका जो विकास पूंजीपति वर्ग के पैरों के नीचे से उस जमीन को ही खिसका देता है। यानी क्या करता है कि पूंजीपतियों के पैरों के नीचे से जमीन को खिसका देता है। कैसे? क्योंकि वो पैदावार को हड़प लेता है, उत्पादन करता है, और जो पैदावार है उसको हड़प लेता है, और जो श्रमिक वर्ग है उनका शोषण करता है। तो अंततः श्रमिक वर्ग क्या करते हैं, क्रांति कर देते हैं, और उसमें जो श्रमिक वर्ग होता है जिसको सर्वहारा वर्ग का नाम देते हैं, सर्वहारा वर्ग की जो है विजय होती है। तो इस कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में जो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ये बताते हैं। उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट पुस्तक है महत्वपूर्ण, वह है द गोथा प्रोग्राम, यानी गोथा कार्यक्रम। और इस गोथा कार्यक्रम में कार्ल मार्क्स बताते हैं कि राज्य के सार और वर्तमान समाज में उसकी भूमिका का विश्लेषण जो है ये उन्होंने किया है। और इस प्रश्न पर विचार के लिए उन्होंने भविष्य में राज्यत्व में क्या परिवर्तन आने चाहिए और राज्य के वर्गीय स्वरूप पर जोर देते हुए वो कहते हैं कि विभिन्न विकसित देशों में इसके रूपों की सारी विविधताओं के बावजूद यह बुजुर्गा वर्ग का राज्य ही है। यानी वो राज्य को क्या कहते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है, बुजुर्गा वर्ग है, यह उनके हितों का संरक्षण करता है, और उन्होंने राज्य को अपने लिए जो है बनाया है। इस पुस्तक में इस पर जो है वो जोर देते हैं। उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट पुस्तक है द कैपिटल, जिसको दास कैपिटल के नाम से भी हम जानते हैं, और यह उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने उसकी रचना में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। अपने एक मित्र को उसने लिखा है कि इसकी रचना मैंने अपने आराम, सुख और यहाँ तक कि परिवार का भी उत्सर्ग कर दिया इसकी रचना में। अधिकतर पाठकों के लिए कैपिटल नीरस और भारी भरकम रचना है, किंतु जो सच्चे मार्क्सवादी हैं उसे साम्यवाद की अंजलि मानते हैं। और दास कैपिटल एक विद्वान की मेधावी बुद्धि का ही नहीं, एक सेनानी, एक क्रांतिकारी के ओजस्वी हृदय के जोश का भी जो है फल है। इस कृति की विशिष्ट लाक्षणिकता यही है कि इसमें हम उच्च कठोर वैज्ञानिकता और क्रांतिकारिता का, वस्तुगतता का और पार्टी निष्ठा का जो है सुयोग पाते हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रमुख पुस्तकें मैंने कार्ल मार्क्स की आपको बताई। तो उसके बाद जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तकों के बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो है कार्ल मार्क्स का प्रमुख सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है द्वंद्वात्मक और दूसरा शब्द है भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्ववाद का विचार है वो हिगल से लिया, तथा भौतिकवाद का जो विचार है वो फeuerbach से ग्रहण किया है, और उनको शुद्धिकरण तथा उनका समन्वय करके अपना एक सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है उसका निर्माण किया। तो द्वंद्वात्मक शब्द का अर्थ जो होता है वह यह है कि जब 2 विचारधारा कहिए, 2 तत्व कहिए, उनका जब आपस में संघर्ष चलता रहता है, विरोधी तत्वों का, विचारधाराओं का जब आपस में संघर्ष चलता रहता है, दोहरी स्थिति होती है, तो उसको द्वंद्व कहते हैं। जैसे कई बार हमारे मन में आता है, 2 विचार मन में उत्पन्न होते हैं। एक विचार मन में उत्पन्न होता है कि भाई मैं पढ़ाई करने के बाद फला फला नौकरी करूँगा, तो दूसरा मन में विचार ये होता है कि ये नहीं, मैं वो वाली करूँगा। तो इस प्रकार जब मन में द्वंद्व की स्थिति रहती है तो उसको बोलते हैं द्वंद्वात्मक। उसके बाद आता है भौतिकवाद। भौतिकवाद भौतिक शब्द से निकला है, यानी मैटर यानी जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं जो हम संसार में देखते हैं, उन वस्तु, उनसे बने हुए पदार्थ, ये सब जो है भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। और इनके अनुसार जो यह विश्वास करता है कि सब कुछ भौतिक जो दिखाई देता है, जो प्रत्यक्ष हमारे सामने, वही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो उस वाद को बोलते हैं भौतिकवाद। तो इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, डायलेक्टिकल और मटेरियलिज्म, यानी द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद का अर्थ आपने अभी जाना। इसके बाद आइए समझ लेते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मार्क्स का सिद्धांत है क्या। थोड़ा सा हम उससे पहले, चूंकि द्वंद्वात्मक जो है ये हिगल से विचार लिया, तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि हिगल का द्वंद्वात्मक है क्या। तो हिगल जो थे, हिगल एक आदर्शवादी विचारक थे,
और वह ये मानते थे कि सबसे पहले जो है विचार आता है और विचार के बाद ही सब कुछ होता है। और विचार को बताते हैं कि पहले मनुष्य के मन में एक विचार आता है, फिर उस विचार का एक दूसरा विरोधी विचार आता है और इन दोनों विचारों में आपस में संघर्ष चलता है। फिर उसके बाद जो है तीसरा विचार जो है वह उत्पन्न होता है। तो पहले विचार को हेगलवाद बोलते हैं, फिर उसके प्रत्युत्तर में जो विचार आता है उसको प्रतिवाद बोलते हैं, और फिर जो इन दोनों के विचार से तीसरा नया विचार उत्पन्न होता है उसको संवाद बोलते हैं। यानी हेगल यह मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसके 3 अंग है। पहला वाद यानी थेसिस, दूसरा प्रतिवाद यानी एंटीथेसिस, और तीसरा संवाद यानी सिंथेसिस। तो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार भी यही द्वंद्ववादी जो है दर्शन है। चूंकि मार्क्स का द्वंद्ववाद हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है, परंतु हेगल के द्वंद्ववाद को मार्क्स ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। स्वयं मार्क्स ने कहा है कि मेरी द्वंद्ववादी पद्धति हेगलवादी पद्धति से न केवल भिन्न है बल्कि ठीक उसकी उल्टी है। हेगल के लिए मानव मस्तिष्क की जीवन प्रक्रिया अर्थात चिंतन की प्रक्रिया, जिसमें विचार के नाम से उसने एक स्वतंत्रकर्ता तक बना डाला है, वास्तविक संसार की सृजन करती है। और वास्तविक संसार विचार का बाह्य इंद्रिय गम्य रूप मात्र। यानी हेगल क्या कहते हैं कि विचार से सब कुछ उत्पन्न हुआ। जो वास्तविक संसार है यह विचार का बाह्य रूप है, जो मेन होता है वो विचार होता है, विचार से सब कुछ चलता है। जबकि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि मेरे लिए विचार इसके सिवा और कुछ नहीं कि भौतिक संसार मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंबित होता है और चिंतन के रूपों में बदल जाता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सबसे पहले वस्तु आई, भौतिक पदार्थ आया, उसके बाद विचार आते हैं। यानी जो भौतिक संसार है उसका जो है एक तरीके से प्रतिबिंब है मानव मस्तिष्क में जो विचार है। यानी हेगल मानते हैं विचार आया पहले, और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि विचार जो है पहले भौतिक पदार्थ आया और पदार्थ के जो है बाद विचार आया। तो ऐसा दोनों का जो द्वंद्वात्मक विचार है, बिल्कुल सिद्धांत है, वो बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे के। तो हेगल के यहाँ द्वंद्ववाद जो है सिर के बल पर खड़ा है। यदि आप उसके रहस्यमय आवरण के पीछे छिपे तर्क बुद्धिपरक सार तत्व का पता लगाना चाहते हैं तो आपको उसे उलटकर फिर पैरों के बल सीधा खड़ा करना होगा, यह मार्क्स कहते हैं। मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को एक गेहूं के पौधे के उदाहरण से समझाया है, जिसमें वो बताते हैं कि गेहूं का जो दाना है वह वाद है और भूमि में जब इसको बो देते हैं तो यह गलकर नष्ट होकर अंकुरित हो जाता है और पौधे का रूप धारण कर लेता है। तो यह पौधे का विकास का दूसरा चरण जो होता है यह प्रतिवाद है। और तीसरा चरण जो होता है जब पौधे में बाली का आना और इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना तथा पौधे का सूखकर नष्ट होना, यह तीसरा चरण जो है संवाद है। यानी पहले गेहूं वाद है, फिर जो पौधा उगकर आ जाता है वह प्रतिवाद है, और बाद में जब वह भी नष्ट हो जाता है और लास्ट में क्या आते हैं गेहूं आ जाते हैं तो वह संवाद है। यानी वो कहते हैं कि पहले वाद आता है और फिर वाद के बाद जो है प्रतिवाद और प्रतिवाद के बाद संवाद। तो विकास को भी वही इसी आधार पर समझाते हैं कि पहले विचार में कुछ ना कुछ कमी रहती है, फिर दूसरा विचार प्रतिवाद के रूप में आता है और फिर उसमें कोई कमी रहती है, फिर संवाद के रूप में आता है, और फिर यह प्रक्रिया जो है ना लगातार चलती रहती है। संवाद के बाद फिर वाद, फिर प्रतिवाद, फिर संवाद। तो इस प्रकार जो है यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का है। और यह द्वंद्ववाद जो है विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से संचालित होता है। यह संघर्ष अंततः उन पारस्परिक विरोधी तत्वों में समन्वय स्थापित कर देता है जिससे उच्च स्थिति में उन दोनों तत्वों के गुण विद्यमान होते हैं। यानी जो विरोधी तत्व होते हैं उनमें संघर्ष चलता है और फिर उन दोनों परस्पर विरोधी तत्वों में समन्वय स्थापित कर देता है और उन दोनों की उच्च स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें दोनों के गुण जो है विद्यमान रहते हैं। और कालांतर में यानी बाद में फिर यह समन्वय पुनः अपने विरोधी विचार को जन्म देकर संघर्ष की स्थिति पैदा कर देता है और एक बार फिर दोनों के समन्वय से विचार परिमार्जन के उच्च स्तर को प्राप्त करता है। तो संघर्ष और समन्वय की यह जो प्रक्रिया है जिसे हम द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से जानते हैं उस समय तक चलती रहती है जब तक
विचार का आदर्श रूप तो जो है प्राप्त नहीं हो जाता और वह अपने आंतरिक विरोधों से मुक्त नहीं हो जाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई शुरू में क्या आया, शुरू में पहिया आया, तो पहले लकड़ी का पहिया आया, फिर लोहे का पहिया आया, लकड़ी के पहिए में लगे कि इसमें कुछ कमी होंगी, फिर लोहे का पहिया आया, लोहे का पहिया आने के बाद लगा कि वो बहुत भारी था, तो भारी होने के बाद फिर उसका फिर जो है एक संवाद रूप में फिर लास्ट में रबड़ का पहिया आया। तो इस प्रकार रबड़ का पहिया संवाद और फिर आगे वाद, यानी हमको लोगों को लगता है कि रबड़ के पहिए में भी भाई शुरुआत में जो है ट्यूब पड़ती थी, तो ट्यूब के कारण पंचर हो जाता है, इसलिए फिर ट्यूबलेस है। यानी कुल मिला के यह प्रक्रिया जो है निरंतर एक चक्र के रूप में चलती रहती है। इसलिए वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत में द्वंद्ववाद का उपयोग अलग अलग एवं विभिन्न संदर्भों में किया गया है। कार्ल मार्क्स बताते हैं कि द्वंद्वात्मक जो भौतिकवादी ये सिद्धांत इसमें बताते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवादी है तथा उसकी जो प्रकृति है वह भौतिक है, आत्मिक नहीं, यानी भौतिक मैटर से चलता है, विचार से नहीं चलता। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल धारणा यह है कि विश्व का जो आधार है वह भौतिक तत्व या पदार्थ है, वह अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा स्वतः विकसित होता है तथा समय समय पर अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता है और यह विकास भौतिक पदार्थ में निहित आंतरिक विरोध के कारण संचालित होता है। यानी भौतिक जो पदार्थ होते हैं उनमें गति होती है, उनमें मोशन होता है और उनमें जो आंतरिक विरोध होता है उसके कारण जो है यह चक्र जो है चलता रहता है। और इसी हीगल वाले जो विचार था उसी को ही कार्ल मार्क्स ने फिर वाद प्रतिवाद संवाद के रूप में बताया, जैसे मैंने अभी बताया। और मार्क्स ने इसे मानव इतिहास का अटल तथा अपरिवर्तनशील जो है नियम कहा है। और मार्क्स के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है और इसमें जितनी भी घटनाएं घटती हैं वह घटनाएं और वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित हैं। चूँकि भौतिक जगत में परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं, अतः सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का कारण कोई दैवी सत्ता, कोई ईश्वरीय नियम, कोई प्रयुक्त भौतिक परिस्थितियों का होना है। यानी उन्होंने कहा कि कोई ईश्वरीय नियम या दैवीय सत्ता नहीं है, बल्कि जो भौतिक परिस्थितियां हैं इनमें परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण वही है। और इन भौतिक परिस्थितियों में मार्क्स का अभिप्राय आर्थिक संबंधों से है। मार्क्स के अनुसार पदार्थ अर्थात भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर है और उसके विभिन्न रूप उसकी इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। यानी मार्क्स जो ये सारा चक्र चलता है विकास का, इसके मूल में जो है आर्थिक संबंधों को देखते हैं, यानी अर्थ पैसा। तो कुल मिला के इनके मेन जो मुख्य संबंध है उनमें आर्थिक संबंध है, जिनके कारण जो है यह विकास की यात्रा चलती है। तो यह कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था। अब इस सिद्धांत की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, आइए जान लेते हैं उन विशेषताओं को। तो जो पहली विशेषता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की वो है आंगिक एकता। द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें वस्तुएं तथा जो घटनाएं एक दूसरे से पूर्णतः संबंध है। प्रकृति के सभी पदार्थों में परस्पर निर्भरता तथा आंगिक एकता पाई जाती है। प्रकृति एक संपूर्णता है और इसके हर पहलू एक दूसरे पर जो है निर्भर है तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरा पॉइंट है गतिशीलता। तो प्रकृति में कार्ल मार्क्स बताते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला प्रत्येक जो पदार्थ है वह गतिशील है और लगातार गतिशीलता में है। उसमें परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुछ चीज़ें पैदा तथा विकसित होती रहती हैं। अतः यह भौतिकवादी विश्व निरंतर जो है परिवर्तनशील और विकासशील है। तीसरा जो पॉइंट है वह है परिवर्तनशीलता। आर्थिक शक्तियाँ सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ हैं, ये कार्ल मार्क्स बताते हैं। चूँकि भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है, अतः सामाजिक जीवन भी उसी के अनुरूप जो है परिवर्तनशील है और यह प्रक्रिया द्वंद्ववाद के माध्यम से चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन एवं विकास
साधारण रीति से केवल परिमाणात्मक यानी क्वांटिटिव ही नहीं होते बल्कि गुणात्मक क्वालिटेटिव भी होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन झटके के साथ क्रांतिकारी रीति से होते हैं जब पुरानी चीज़ें नष्ट होकर नई चीज़ में बदल जाती है, और पुरानी चीज़ में परिमाणात्मक परिवर्तन एक विशेष बिंदु पर आकर गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। जैसे पानी गर्म हो रहा है, एक विशेष बिंदु पर आकर वह भाप बन जाएगा तथा उसमें गुणात्मक जो है परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रांतिकारी प्रक्रिया, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन के आने को क्रांतिकारी प्रक्रिया जो है माना जाता है कार्ल मार्क्स के अनुसार। और वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे नहीं होकर शीघ्रता के साथ और अचानक होते हैं, तो यह जो है क्रांतिकारी प्रक्रिया होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है नकारात्मक सकारात्मक संघर्ष, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रकृति की हर चीज़ में अंतर्विरोध होता है तथा नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलू उनके होते हैं जिनका आपसी संघर्ष विकास की प्रक्रिया है, और विकास का आधार जो है वह संघर्ष है, सामंजस्य या मेल मिलाप नहीं, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। केवल संघर्ष के माध्यम से विरोधी पक्षों में आपसी टकराव से ही विकास होता है। तो ये कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ विशेषताएं थी, आज हमने इसको पढ़ा। अब इसके बाद जो हमारा कार्ल मार्क्स का नेक्स्ट सिद्धांत है, अगली जो थ्योरी है उनकी, वह इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मानवीय विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने के मार्क्स के प्रयोग को हम इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। और इस सिद्धांत की जो प्रमुख मान्यता है वह यह है कि इतिहास या समाज का विकास द्वंद्व की प्रणाली से होता है और भौतिक पदार्थ उस विकास को चलायमान करते हैं। यह इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत की जो है प्रमुख मान्यता है। और इस सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि सामाजिक विकास कोई सीधी सरल रेखा के समान नहीं है और न ही उसका कोई ईश्वरीय प्रेरक कारण है, यानी कोई ईश्वरीय कारण के कारण नहीं चलता वह। समाज की प्रगति जो है वह द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया एवं उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व होते हैं, ये मार्क्स ने बताया। और वेपर के अनुसार इस सिद्धांत का प्रारंभ इस धारणा से सत्य होता है कि लोग भोजन, वस्त्र, आवास, जीवन की अन्य आवश्यकताओं के बिना रह नहीं सकते और प्रकृति यह सब उन्हें स्वयं बनाकर उनके हवाले नहीं करती। उन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य को परिश्रम करना पड़ता है और श्रम सामाजिक जीवन का जो है आधार है और मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक आवश्यकता है। श्रम और उत्पादक कार्यकलाप के बिना मानव जीवन ही असंभव हो जाएगा। अतः भौतिक संपदा का उत्पादन सामाजिक विकास का मुख्य उत्पादक उपादान है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की मुख्य विशेषता और मान्यता यह है कि उत्पादन पद्धति समाज के विकास में निर्णायक भूमिका निर्वाह करती है। जो मार्क्स से पहले के विद्वान थे वो ये कहते थे कि इतिहास का निर्माण जो है बड़े बड़े राजाओं, बादशाहों, युद्धों तथा सेनापति द्वारा हुआ है। और कार्लाइल जैसे विचारक जो थे उनका यह मानना था कि इतिहास का निर्माण जूलियस सीजर, नेपोलियन, क्रॉमवेल जैसे महान नायक करते हैं। हीगल का मानना था कि महान विचारों ने मानव समाज का विकास किया है, लेकिन कार्ल मार्क्स ऐसे विद्वानों और इतिहासकारों से जो है सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है। किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यकता है। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है, यह कार्ल मार्क्स कहते हैं। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्यों के सारे सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता था तब सामंत अस्तित्व में आता है और जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगता है तब पूंजीपति और उद्योगपति जो है वह अस्तित्व में आते हैं। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स
जो है इतिहास की सभी घटनाएं जो हैं उनको आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र मानते हैं। उसके बाद कार्ल मार्क्स कहते हैं कि तकनीकी विकास के फलस्वरूप उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो सामाजिक संबंधों में भी उसके अनुरूप परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार मार्क्स उत्पादन पद्धति को सामाजिक व्यवस्था का आधार सिद्ध करते हुए उस परिवर्तन प्रक्रिया का वर्णन करता है तो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ सामाजिक विकास के नए चरणों को भी जो है जन्म देती है। और मार्क्स कहता है कि ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था चाहे वह कितनी भी खराब क्यों ना हो अपनी पिछली अवस्था से उत्तम होती है क्योंकि वह विकास की चरम परिणति के निकट होती है। और उत्पादनों के साधन के आधार पर बदलने वाले समाज के इतिहास को मार्क्स ने 5 युगों में बांटा है। तो आइए देख लेते हैं उनमें कौन कौन से वो 5 युग हैं। तो पहला जो युग है उसको कार्ल मार्क्स बताते हैं आदिम साम्यवादी युग। मार्क्स के अनुसार प्रारंभिक आर्थिक व्यवस्था एक साम्यवादी व्यवस्था थी और मनुष्य कंद मूल फल व शिकार से अपना पेट भरता था। शिकार द्वारा पेट भरने की इस स्थिति ने सामूहिक जीवन को जन्म दिया। लोग मिलकर शिकार करते थे और मिलकर ही उसे खाते थे, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। उस समय पूर्ण समानता एवं पूर्ण स्वतंत्रता थी, न कोई लुटेरा था और न कोई शोषक था, ऐसा कार्ल मार्क्स बताते हैं। और ये भी कहते हैं कि उन दिनों परिवार का भी जन्म नहीं हुआ था और संपूर्ण कबीला ही जो है एक परिवार होता था जिसमें बगैर किसी रिश्ते के सभी स्त्री पुरुषों में समानता और स्वतंत्रता के आधार पर संबंध हुआ करते थे। इस समाज में मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होता था, यह कार्ल मार्क्स बताते हैं। और एंजिल्स लिखते हैं कि कबीलों की व्यवस्था की श्रेष्ठता यह थी कि उसमें शासकों और शासितों के लिए कोई स्थान नहीं होता था। फिर आगे चलकर बताते हैं वो कि प्रकृति से मानव के अंतर्द्वंद ने औजारों को जन्म दिया, यानी जब औजारों का जन्म हुआ, नए नए औजारों का आविष्कार हुआ तो मनुष्य ने आग जलाना सीखा, जानवर पालना सीखा, बर्तन बनाना, पौधे उगाना और खेती करना। इस प्रकार यह पहला कदम था और उसके परिणाम स्वरूप जो एक तरफ तो अलग अलग कबीलों के अलग अलग पेशे हो गए, दूसरी तरफ कबीले कबीले में लड़ाई शुरू हो गई। और एक तो नए कामों में पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उस पर लड़ाई की मांग पूरी करने के लिए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ता था। अब पहले से अधिक काम की ज़रूरत पड़ने लगी, कबीलों में आपस में लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। इन लड़ाइयों ने काम करने वालों की कमी को पूरा किया। अब हारे हुए लोगों को गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाने लगा। इस प्रकार सामाजिक कार्य के बंटवारे ने समाज को ही बांट दिया। समाज 2 वर्गों में बंट गया, एक मालिक और दूसरा दास। अब समाज में एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया जो दूसरों की मेहनत पर जिंदा रहता था। तो इस प्रकार जो बताते हैं फिर दूसरा युग आता है जिसको बोलते हैं दास युग। तो उसमें कहते हैं कि जैसा प्रारंभ में साम्यवादी व्यवस्था थी, इसके पश्चात यह व्यवस्था बदली और दास युग का प्रारंभ हुआ। कृषि व्यवस्था के साथ जो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत संपत्ति है उसकी शुरुआत हुई, साथ ही श्रम विभाजन का काम भी प्रारंभ हुआ। श्रम विभाजन ने परजीवियों को जन्म दिया। परजीवी यानी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाले। तो कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को दास बनाकर शारीरिक श्रम के उनसे कार्य लेते थे और अपना जो समय है वो आमोद प्रमोद, विद्या, कला, राजनीति आदि में बिताने लगे। और आदिम जो वर्गहीन समाज था अब स्वतंत्र नागरिकों और दासों के 2 वर्गों में विभक्त हो गया। और दास युग में मालिक का दास पर वैसा ही हक होता था जैसा कि मकान या जमीन या जानवर पर होता है। और दास युग में आदमी पशुओं की तरह बिका करते थे। दास की और जो पत्नी और बच्चे होते थे वो भी मालिक की वस्तु कहलाते थे। दास युग में मालिकों की संख्या कम थी और दासों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए मालिकों को डर लगता था कि कभी दास विद्रोह करके उनको नष्ट ना कर दे। अतः उन्होंने दासों की शारीरिक शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए राज्य सत्ता यानी कानून, पुलिस, जेल इनको जन्म दिया। और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन करने पर इस प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्था है वह हम यूनान के नगर राज्यों में भी देखने को मिलती है, वहाँ पर दास होते थे। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य को जन्म किसने दिया? पूंजीपति वर्ग, मालिकों ने दिया।
दासों से सुरक्षा पाने के लिए। उसके बाद जो है युग आता है तीसरा, सामंती युग। तो इस युग में कहते हैं कि दास मालिकों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन वो जमीन के गुलाम बन गए। सामंती युग में राजा और उसके जो सैनिक सामंत होते थे वो भूमि के मालिक होते थे, और इनका अधिकांश जो समय था वो युद्धों में बीतता था। पर वो जो अपने उत्पादन का कार्य है वो किसानों द्वारा करवाते थे, और किसान दास तो थे नहीं, परंतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी नहीं थे। उनको केवल इस शर्त पर दास स्थिति से मुक्त किया गया था कि वे जो स्वामी है उसकी ज़मीन को जोतेंगे और उसके बदले में उनको फसल का एक हिस्सा दे दिया जाएगा और ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया जाएगा। उन्हें मालिक की ज़मीन छोड़कर जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस तरह से उस ज़मीन का टुकड़ा देकर सामंत अधिकांश समय अपनी ज़मीन पर काम करवाकर उनका जो है शोषण करने लगा। तो ये सामंत युग था। और सामंतवाद में समाज सामंत और किसान दो विरोधी वर्गों में बट गया। अब सामंत किसानों का शोषण करने लगे, लेकिन सामंती व्यवस्था में किसान को खेती करने के बाद काफ़ी समय मिल जाता था, और ऐसे समय में वो करघे, दस्तकारी, ऐसी चीज़ों का जो है आविष्कार हुआ, जिसकी मदद से किसान अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी बनाने लगा। पहले इससे वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था, और बाद में इनका आदान प्रदान भी शुरू हो गया। और अब वस्तुएं आवश्यकता पूर्ति के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी जो है होने लगी। इस प्रक्रिया ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो एक व्यक्ति से चीज़ें खरीदकर दूसरे व्यक्ति को दे देता था, और यह वर्ग व्यापारी वर्ग कहलाया। तो धीरे धीरे इस वर्ग के पास पैसा इकट्ठा हो गया, और वह प्रतिदिन विकसित होते जो कल कारखाने उनके मालिक बन गए। मशीन का आविष्कार हो गया, और मशीन के आविष्कार ने जो सामंती समाज था उस समाज को पूंजीवादी समाज में बदल दिया। इस प्रकार पूंजीवादी समाज आता है, और पूंजीवादी युग में उत्पादन के नए जो साधन हैं वो मशीन के रूप में आ जाते हैं, और नए रिश्तों को भी जो है जन्म मिलता है। सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवादी युग प्रारंभ हो जाता है। पूंजीवाद को अपना वास्तविक स्वरूप औद्योगिक क्रांति के होने के बाद जो है प्राप्त हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में ही एक महान परिवर्तन का नाम है। पूंजीवाद में उत्पादन साधन महंगी मशीनें, कल कारखाने आदि थे। सर्वसाधारण को ना तो ये साधन सुलभ थे, यानी आम आदमी ना तो इनको खरीद सकता था, और ना वो अपने पुराने जो हस्तकौशल से बने हुए रोजगार थे उनको भी नहीं चला सकते थे। इसलिए मजबूर होकर उन्होंने बेचारों ने क्या किया, अपने श्रम को बेचना पड़ा। इस प्रकार वे जो है पूंजीपतियों के मजदूर हो गए। अन्य सामान की भांति वो खरीदे और बेचे जाने लगे। पूंजीवाद ने दासता को मिटाने की बजाय इसे दूसरे रूप में एक तरीके से स्थायी और वेतनभोगी यानी वेतन पाने वाला दास बना दिया जाता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के विकास के बीच मध्य वर्ग का जो है उदय होता है, और वो कहते हैं कार्ल मार्क्स, जो मध्य वर्ग होता है वह पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग के मध्य रहकर इन दोनों के परस्पर विरोधी वर्गों में सीधे संघर्ष नहीं होने देता, यानी इनमें कॉम्प्रोमाइज का एक तरीके से काम करता है। पर समय बीतने पर यह मध्यम वर्ग भी जो है सर्वहारा वर्ग की भांति ही बन जाता है, यानी वह भी गरीब सर्वहारा वर्ग की भांति बन जाता है, जिससे पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के पास एक दूसरे के विरोध घोर युद्ध करने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता। और इस युद्ध का अंत जो होता है तभी होता है जब पूंजीपति वर्ग का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है और उत्पादन के साधनों पर राज्य का एकाधिकार हो जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अपने अंदर ही अपने पतन के बीज छुपाए है। मार्क्स का कहना है कि समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भौतिक परिस्थिति आवश्यक होती है ये पूंजीवादी समाज के गर्भ में छिपी रहती है। स्वभावतः पूंजीवाद में अव्यवस्था रहती है। वो कहते भी हैं कि पूंजीवाद में जो है आवश्यकता से अधिक पूर्ति होती है, ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन होता है, बाजार माल से पट जाता है, व्यापारिक संकट हो जाता है, बेरोजगारी या रोजगार कम होता है या गलत लोगों को रोजगार दिया जाता है, और जो है निजी संपत्ति जो है ना कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाती है, और निजी पूंजी के स्थान पर धीरे धीरे संयुक्त कंपनियां और ट्रस्ट कायम हो जाते हैं, और बाद में एकाधिकार पूंजी और वित्त पूंजी का बोलबाला हो जाता है। यह स्थिति पूंजीवाद की चरम सीमा है, और यहीं से पूंजीवाद का जो है पतन होने लगता है। और पूंजीवाद के पतन के बाद सर्वहारा के अधिनायक
की स्थापना होती है, ऐसा जो है कार्ल मार्क्स बताते हैं कि फिर क्रांति होती है और क्रांति होने के बाद जो सर्वहारा वर्ग होता है वह जो है उस पर संपत्ति पर साधनों पर जो है एक तरीके से कब्जा कर लेता है। उसको उस सर्वहारा वर्ग की जो है अधिनायकत्व यानी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण और श्रम का समाजीकरण अंत में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वे अपने पूंजीवादी खोल के भीतर नहीं रह सकते। तो वही यानी कुल मिलाकर क्रांति हो जाती है और इस क्रांति के बाद पूंजीवादी व्यवस्था सर्वहारा के शोषण पर आधारित होती है और जब यह शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो मजदूर को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आता है और वह इसके खिलाफ लाल झंडा उठाकर जो है बगावत करता है और पूंजीवादी वर्ग एवं उसके शासन को उखाड़ फेंकता है। इसी को जो है कार्ल मार्क्स क्रांति का नाम देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि एक वर्ग विहीन, एक राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, किंतु इस अवस्था से पूर्व एक संक्रमणकालीन युग आएगा जिसे कि वो सर्वहारा का अधिनायकवाद कहते हैं। तो इस प्रकार लास्ट में जो आता है वह साम्यवादी युग आता है और इस युग के कार्ल मार्क्स ने कुछ लक्षण बताए हैं। यह समाज का अंतोगत्वा राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज होगा, यानी वो ये कहते हैं कि इसमें ना तो राज्य होगा ना ही वर्ग होगा। उसके बाद इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत होगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है उसको प्राप्त होगा। इसके बाद मार्क्स का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको वर्ग संघर्ष कहते हैं, क्लास स्ट्रगल। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो मार्क्स कहते हैं, मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का गहन विश्लेषण किया। उसके अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा समाज के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कानूनी ढांचे तथा विचारधाराओं को निर्धारित करता है। आर्थिक आधार में मुख्यतः उत्पादन की शक्तियाँ तथा उत्पादन के संबंध शामिल किए जाते हैं। उत्पादन के संबंधों के आधार पर समाज का वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। वास्तव में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपस्थिति है। मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में देखी कि समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। यह वर्ग संघर्ष हमेशा समाज में विद्यमान दो परस्पर विरोधी हितों वाले वर्गों में चलता रहता है। इन वर्गों का आधार आर्थिक है। इनमें से एक वर्ग आर्थिक सत्ता प्राप्त वर्ग है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है और पैसा खूब होता है, संपत्ति खूब होती है। और दूसरा वर्ग वो होता है जो केवल शारीरिक श्रम द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा, अर्थात आर्थिक सत्ता से विहीन अपना केवल श्रम बेचकर, अपनी मेहनत बेचकर अपना जीवन जो है निर्वाह करता है। और मार्क्स कहता है कि हर युग में इन दोनों वर्गों का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। पहला वर्ग सदा ही दूसरे वर्ग का शोषण करता है। समाज के शोषक और शोषित ये दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्ष करते हैं। इन दो वर्गों में समझौता कभी संभव नहीं होता। तो यह जो है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला पॉइंट है वर्ग से तात्पर्य, अर्थात वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक जैसे हों, यानी एक उत्पादन की विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके सबके एक जैसे हित हों, साधारण हित। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका लक्षण आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए करता है और कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उसको वर्ग कहते हैं। जैसे मिल मालिक, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर, तो ये सभी क्या हैं, वर्ग हैं। इसके बाद संघर्ष से तात्पर्य, तो संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है किंतु इसका व्यापक अर्थ असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार संघर्ष का अभिप्राय यह कदापि नहीं कि समाज में निरंतर युद्ध किसी स्थिति बनी रहती है, बल्कि इसका केवल इतना अर्थ है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताएं पूरी न होने से वह सर्वदा असंतुष्ट रहता है। इस असंतोष को वह वर्ग समय समय पर कई रूपों में असहयोग, हड़ताल आदि के द्वारा जो है व्यक्त करता रहता है। और जब यह असंतोष असहनीय हो जाता है तो द्वंद्ववाद के आधार पर यह संघर्ष क्रांति का रूप ले लेता है जिससे शोषित वर्ग की विजय और शोषक वर्ग का जो है
पतन हो जाता है, पतन निश्चित होता है। उसके बाद कार्ल मार्क्स कहते हैं वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद। तो मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर नहीं होता। मैंने पहले भी बताया, वो कहते हैं कि वर्ग जो समाज का विकास होता है वो वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। समाज में तमाम परिवर्तन वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होते हैं तथा इससे समाज का विकास होता है। दास युग में मालिक और दास, सामंत युग में सामंत और किसान के वर्ग होते हैं तथा आज के युग में पूंजीवादी युग में आजीविका कमाने के साधनों के आधार पर समाज को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग और दूसरा श्रमजीवी या सर्वहारा वर्ग। और बुर्जुआ वर्ग उस संपत्ति का स्वामी है जिसका उपयोग वह श्रमजीवी के श्रम से अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। बुर्जुआ वर्ग बिना कुछ परिश्रम किए श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और श्रमजीवी वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम के विक्रय पर निर्भर रहता है, यानी अपने श्रम के, अपने मेहनत मजदूरी के आधार पर ही बेचारा वह जो है निर्भर रहता है। तो मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में जो है परस्पर विरोध होता है, क्योंकि पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहते हैं जिससे उसके अधिक से अधिक लाभ हो और मजदूर अधिक से अधिक जो है मजदूरी लेना चाहते हैं। अतः हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है और यही वर्ग संघर्ष की जो है बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। मार्क्स और एंजिल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में भी वो लिखते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूमि स्वामी तथा भूदास, पूंजीपति तथा दस्तकार और संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का जो है विरोध करने तथा अनवरत कभी लुक छिपकर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहते हैं और इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में हुई है। तो ये जो है कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया और इस वर्ग संघर्ष की भी कुछ निष्कर्ष हैं। इस निष्कर्ष जो निकलते हैं उन निष्कर्ष को मैं आपको बताना चाहूँगा। वो निष्कर्ष इस प्रकार हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद अपनी कब्र आप खोदता है और पूंजीवाद के विनाश के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मार्क्स ने कहा है इस संघर्ष में उसका विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों ही जरूरी अवश्यंभावी, यानी दोनों ही होंगी और उसके वर्ग संघर्ष सिद्धांत के कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। जैसा भी इसी क्लास में पहले मैं बता चुका हूँ कि उत्पादन संबंधों के आधार पर ही जो है वर्ग विभाजन जो है स्पष्ट होता है। दूसरा पॉइंट है समाज का विकास वर्ग के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप होता है, आपसी सहयोग के द्वारा नहीं। ये 2-3 बार मैंने अभी बताया। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो समाज का विकास है वह आपसी संघर्ष के कारण होता है, आपसी सहयोग के द्वारा नहीं होता। तीसरा पॉइंट है समाज के मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं। यह भी आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा, अलग अलग युगों में अलग अलग जो 2 वर्ग हैं वो बताए। चौथा पॉइंट है जब तक वर्ग में वर्ग चेतना तथा वर्ग संगठन ना हो तब तक वर्ग संगठन तेज होकर क्रांति की दिशा में नहीं बढ़ता। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो वर्ग है सर्वहारा वर्ग, जब तक उसमें वर्ग चेतना और आपस में उनमें संगठन ना हो तब तक उनमें जो है क्रांति की दिशा में वो आगे नहीं बढ़ता, तब तक क्रांति नहीं होती। 5वां पॉइंट है वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथों में आ जाती है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने कार्ल मार्क्स के जो प्रमुख सिद्धांत है वो पढ़े, कार्ल मार्क्स की जीवनी पढ़ी और कार्ल मार्क्स की प्रमुख पुस्तकें पढ़ी। तो इस वीडियो के अंतर्गत कार्ल मार्क्स का लगभग सभी पहलू आ चुके हैं और एग्जाम से संबंधित शायद कोई ही पॉइंट आपका छूटा होगा। आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मैं राजनीति विज्ञान से संबंधित अन्य वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड कर सकूं। इससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, मुझे भी मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।